हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फ्रांसिस बैकन की, जो एलिजाबेथन टाइम पीरियड में और जेम्स फर्स्ट के टाइम पीरियड में थे। तो इनका बर्थ हुआ था 1561 में और इनकी डेथ हुई थी 1626 में। सर फ्रांसिस बैकन was a prominent figure in 16th century Britain and was known for his consistent efforts in creating an academic setting dedicated to the rigorous and meticulous pursuit of gathering knowledge. इनके ऐसे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। मतलब नॉलेज कैसे आता है एक तरह से, और जो ट्रेडिशनल तरीका था लर्निंग का वो उनको पसंद नहीं था, मतलब ये उनके खिलाफ थे एक तरह से। In his lifetime, he was not only a prominent philosopher whose works hold great academic credibility even today, but also a lawyer, statesman, essayist, historian, and most of all, a great advocate of reform in the intellectual sphere, which he believed were highly flawed. तो इनके जो ऐसे होते हैं ये ऑफ से शुरू होते हैं, ऑफ स्टडीज, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ मैरिज, और काफ़ी ऐसे इन्होंने लिखे थे। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग। जो लर्निंग का तरीका है, जो ट्रेडिशनल लर्निंग का तरीका है, उसको उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया था। एंड टू प्रोमोटिंग लर्निंग थ्रू द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंटेंसिव रिसर्च। ट्रेडिशनल तरीका क्या था कि जो जैसे चलता आ रहा है आप उसी को एक्सेप्ट करो, कोई भी क्वेश्चन नहीं करो, तो ये उसके अगेंस्ट थे। बोर्न इन टू ए फैमिली ऑफ एरिस्टोक्रेटिक कनेक्शन इन लंदन, Bacon was educated till the age of 12 by his highly learned parents. He then entered Trinity College of Cambridge and had strong opposition to the methodology employed in learning. Cambridge, an institute of high repute, failed to impress Bacon. तो जो ट्राइनिटी कॉलेज था कैम्ब्रिज का, उसका जो उसमें जो पढ़ाने का तरीका था वो इनको एक तरह से इम्प्रेस नहीं कर पाया। Who began to disapprove of the Aristotelian method एम्प्लॉयड इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। तो जो एरिस्टोटल ने जो तरीका बताया था वही इम्प्लॉय होता था उस टाइम पे, उनको पसंद नहीं था। द अकेडमिक ट्रेडिशन एंड वर्क्स ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल एंड द अदर क्लासिकल थिंकर्स डिड नॉट रेजोनेट विद बैकन। तो बैकन का जो स्टाइल था या जो भी इनका वे था उस ये रेजोनेट नहीं करता था उनके साथ, प्लेटो और एरिस्टोटल के साथ। After a brief stint studying law, he went to France on diplomatic work. However, the death of his father, who left him barely any money, forced Bacon to return to England in search of better prospectus. तो इनके फादर की डेथ हुई तो इनके पास कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो एक तरह से पैसे कमाने के लिए इनको वापस आना पड़ा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज लॉ डिग्री इन 1582, ये लॉयर थे ना, तो इन्होंने लॉयर की डिग्री कंप्लीट की थी 1582 में, एंड सब्सिक्वेंटली बिकमिंग अ लेक्चरर, he began his foray into political life in 1584। फोरे मतलब होता है कि एक इस तरह का कोई नया हो जहाँ पे उन्होंने पहले काम नहीं किया हो, इस तरह का फील्ड। तो पॉलिटिकल लाइफ थी, पॉलिटिक्स में ये पहले नहीं थे, तो ये इनके लिए एक नया वे था। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, अनफॉर्चुनेटली हिज क्रिटिसिज्म ऑफ ए न्यू टैक्स स्कीम लैंडेड हिम ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द रेनिंग मोनार्क। तो उस टाइम कौन था रेनिंग मोनार्क, किसका रेन था? एलिजाबेथ फर्स्ट का। तो जो एलिजाबेथ फर्स्ट था उनको इनके जो टैक्स की न्यू स्कीम थी वो पसंद नहीं आई, उनको इम्प्रेस नहीं कर पाई, विच वॉज अ हाईली अनफेवरेबल सिचुएशन इन दोज टाइम्स। इट वॉज ओनली वेन किंग जेम्स फर्स्ट बिकेम मोनार्क इन 1603 डिड बेकन राइज टू पॉलिटिकल पावर अगेन। तो जो किंग एलिजाबेथन टाइम तो इनके लिए कुछ अच्छा नहीं था पॉलिटिकल लाइफ के लिए। इनकी जो टैक्स स्कीम थी वो एलिजाबेथ को पसंद नहीं आई थी। एलिजाबेथ के बाद, एलिजाबेथ का टाइम पीरियड था 1603, इनका लास्ट हो गया था। तो उसके बाद जब किंग्स जेम्स फर्स्ट आए 603 में एलिजाबेथ की डेथ के बाद, तब उनका पॉलिटिकल करियर काफ़ी राइज हुआ था उस, और किंग्स जेम्स फर्स्ट का टाइम इनके लिए अच्छा माना जाता है पॉलिटिकल पावर, इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पावर। Became monarch in 1603, did Bacon's rise to political power again. He ascended the ranks rapidly, becoming Lord Chancellor in 1618, a very high rank in the hierarchical structure of those times. However, he did not remain at the top very long. इनको बहुत टॉप पोजीशन मिली थी, बट इस टॉप पोजीशन पे वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह पाए थे, क्योंकि उनके ऊपर ब्राइबरी का एक्यूजेशन लगा था, चार्ज लगा था। इसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा, और जेल में ये सिर्फ 1621 में जेल गए थे ये। तो जेल में इन्होंने सिर्फ 4 days ही स्पेंड किए थे,
Bacon was not allowed to be a member of parliament or hold any political office एज ए कॉन्सिक्वेंसेज। जेल से ये 4 दिन के बाद वापस तो आ गए थे, पर उसके बाद इनको जैसे पार्लियामेंट में कोई पोजीशन नहीं मिली थी, इनका एक तरह से पॉलिटिकल कैरियर खत्म ही हो गया था। इट वॉज आफ्टर हिज ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस दैट ही एंटर्ड एज पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, published a great number of notable essay and novels and conducted intensive research until his untimely death in 1606। तो 1606 में इनकी डेथ हो गई थी। पॉलिटिकल करियर के बाद इन्होंने पूरा लर्निंग पे, ऐसे लिखने पे 5 ईयर्स ही थे, 21 से 26 पर 5 ईयर में इन्होंने काफ़ी ऐसे लिखी, बुक्स लिखी। He was popularly known as the father of empiricism. Empiricism was a movement in philosophy which believed that experience was the source of all human knowledge। तो जो आपका एक्सपीरियंस है, आप डे टू डे लाइफ से सीखते हो, वही एक तरह से पूरे ह्यूमन नॉलेज का एक सोर्स है। एंड नॉट इनेट आइडिया जो क्रिएशनिज्म का है, और अ रिजल्ट ऑफ माइंड्स कैपेसिटी टू रीजन, इसको क्या बोलते हैं, रैशनलिज्म, विच वाज लार्जली चैम्पियन बाय रेने डेस्कार्टस। जो रेने डेस्कार्टस थे वो रैशनलिज्म में बिलीव करते थे। बैकन हु बिलीव्ड इन इंटेंसिव साइंटिफिक इंक्वायरी championed the cause of the empiricist. As we will see later, a lot of his work on induction was based on inferring general principle after a highly detailed study of specific instances and gradually building up a stable edifice of knowledge। तो edifice क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नॉलेज होता है, जो आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स नॉलेज, बिलीफ, कॉम्प्लेक्स बिलीफ होता है, which could not tumble down any time as all elements comprising the final principle had been individually analyzed and verified to be correct. Moreover, in Bacon's time, the word of the church and the monarch were considered sacrosanct, and no one dared to openly defy or question either their authority or beliefs। तो बैकन के टाइम पे क्या था, जो भी चर्च या उसकी अथॉरिटी थी उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। जो चलता आ रहा है चर्च में, मतलब जो भी बिलीव्स हैं वो बस उसी तरह एज इट इज आप उनको एक्सेप्ट कर लो, कोई भी क्वेश्चन नहीं करता था। दिस स्टेट ऑफ अफेयर मेड बैकन डिसएल्यूजन विद ह्यूमन नेचर। तो बैकन को क्या था कि ह्यूमन नेचर होती है वो तो क्वेश्चन की होनी चाहिए, क्या बार बार क्वेश्चन करो, ये क्या रीज़न है, क्यों हुआ था। लेकिन जो पहले का वे था उसमें आप कोई भी सवाल नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो और उसके साथ चलो। ही वेंट ऑन टू पब्लिश सर्टेन वर्क्स दैट ग्रेटली क्रिटिक्ड the innate nature of the human mind. He believed that if society was to progress, human mind would have to be cleared of their inherent obstruction in order to embrace true learning and knowledge। इनको ये है कि अगर सोसाइटी को प्रोग्रेस करना है तो जो ह्यूमन माइंड है, जो भी नॉलेज या जो आ रहा है पुराने टाइम से जनरेशन टू जनरेशन, उसके बारे में अगर उसके मन में कोई सवाल है तो वो क्लियर होने चाहिए। विच वॉज कंस्ट्रक्टिव एंड वुड लीड टू सोसाइटीज एडवांसमेंट। One such prominent theory is that of the idols of mind, published in Bacon's New Organon, which describe 4 innate flows of the mind। तो 4 innate ये कौन से थे, सबसे पहले आता है आइडल्स ऑफ ट्राइब, 4 आइडल्स थे। तो ट्राइब का क्या होता है, कॉमन टू ऑल ऑफ ह्यूमन रेस, तो ये पूरी ह्यूमन रेस के लिए कॉमन है। उसके बाद आता है केव, दोज विच अराइज आउट ऑफ अवर पर्सनल एक्सपीरियंस, जो पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है वो उस केव के अंडर आता है। फिर है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब क्या होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब मैन टू मैन, मैन विद मैन, या जो भी वुमेन विद वुमेन, द एसोसिएशन ऑफ मैन विद मैन और ह्यूमन इंटरेक्शन। एंड लास्ट इज 4th जो है वो है थिएटर। थिएटर मतलब तो एक तरह से इमिटेशन ही होता है, दैट विच इज एन आर्टिफिशियल वर्जन ऑफ ट्रूथ विच मे बी कॉल्ड एज एन इमिटेशन। उसके बाद इनको फ्रांसिस बैकन को फादर ऑफ द साइंटिफिक मेथड कंसिडर किया जाता है। At the time of Francis Bacon and for many centuries before him, science or natural philosophy in Europe was dominated by the works of Aristotle। तो फ्रांसिस बैकन से पहले क्या था, जो एरिस्टोटल का वे था वो ही, उनकी जो फिलोसफी थी वो ही यूरोप को डोमिनेट कर रही थी। Most scholars revered Aristotle and their attitude that his theories were unquestionable had led to stagnation in the development of science। तो जो काफ़ी स्कॉलर थे उनको लगता था कि जो ये एरिस्टोटल का वे है, उसका जो एटीट्यूड है, उसकी थ्योरी है जो अनक्वेश्चनेबल, कि उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ये एक तरह से सही तरीका नहीं है साइंस के डेवलपमेंट के लिए। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑफ फ्रांसिस बैकन, नोएम ऑर्गेनम साइंटेरियम, मतलब न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइंस, वॉज पब्लिश्ड इन 1620 में। इन इट बैकन रिजेक्टेड एरिस्टोटेलियन फिलोसफी एंड केम अप विद हिज
फेमस बेकोनियन मेथड। तो यहाँ पे उसने क्या किया था कि एरिस्टोटल की जो फिलोसफी थी उसको रिजेक्ट किया था और बेकोनियन मेथड के साथ आए थे, विच यूज्ड इंडक्टिव रीजनिंग टू अराइव एट facts after careful observation of events. This method was influential upon the development of the scientific method in modern science. Bacon is thus referred to as the father of scientific method, by which law of science are discovered by gathering and analyzing data from experiment and observation. इसमें क्या होता है कि जो नॉलेज है वो एक तरह से डाटा को गैदर करो, इनको एनालाइज करो, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, उनसे नॉलेज आता है. He proposed reformation of all process of knowledge for the advancement of learning, divine and human. In his work Instauratio Magna, the Great Instauration, he divided his work into 6 parts, imitating the work of the 6th day of creation. 6 books in the Great Instauration include his renowned works Novum Organum. तो ये इसी के अंदर आती है, जो 6 बुक्स है ना उसी के अंदर ही आता है Novum Organum एंड द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग. ये दोनों जो 6 बुक्स उन्होंने लिखी थी इसी के अंदर आती है, दोनों की दोनों. ही रोट अ लॉट ऑफ एसेज. इन्होंने बहुत ऐसे लिखे थे, इनके सारे ऐसे ऑफ के नाम से शुरू होते हैं. एंड दे वर पब्लिश्ड 3 times इन हिज लाइफ टाइम. द फर्स्ट हैड 10 एसेज. 10 थे वो 1597 में आए थे. मैंने मतलब कई जगह पे देखा है कि कहीं पे ये 30 की जगह 38 है, ये 50 है, इसकी जगह 58 है. तो ये 30 या 38 है वो 1612 में आए थे. 50 या 58 है ये 1625 में आए थे. Bacon's essay have been rightly described on counsel, civil and moral. They often show a sharp sense of observation and ability to think clearly and a broad sense of the world. They represent Bacon's ideal of conduct as a whole. They are more like a collection of shrewd observation about how people actually act in the real world, not how they should act, बट हाउ दे एक्ट. तो इसमें क्या था कि उनके जो ऐसे थे उनमें ये नहीं बताया गया था कि जो पीपल है उनको वर्ल्ड में के रियल वर्ल्ड में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए. उन्होंने ये बताया था कि कैसे एक्ट करते हैं. ए पर्सनस रिलेशनशिप टू सुप्रीम बीइंग, हिमसेल्फ एंड सोसाइटी आर ऑल लुक्ड एट बाय बैकन इन हिज एसेज. ही ऑल्सो ट्राई टू हेल्प पीपल फिगर आउट हाउ टू बी बेटर पीपल. तो उन्होंने पीपल की हेल्प की कि कैसे वो एक बेटर पर्सन बन सकते हैं. Among his most influential work is the advancement of learning. ये सबसे influential work माना जाता है, the advancement of learning. ये 1605 में आई थी. The advancement of learning divided human understanding in 3 parts. तो जो human understanding है उसको 3 part में किया था. सबसे पहले आता है history related to men's faculty of history है वो memory से related है. फिर आता है poetry related to men's faculty of imagination. poetry है वो imagination से related है. फिर आता है philosophy pertaining to man's faculty of reason. philosophy है वो reason से related है. He then further divided these 3 parts based on 3 aspects: divine, human and natural. This work was later expanded and published as De Augmentis Scientiarum, partition of the sciences. The classification used in the advancement of learning inspired the taxonomic structure of the highly influential encyclopedic published in France बिटवीन 1751 से 72 के बीच में पब्लिश हुआ था ये वर्क फ्रांस में. इन 1623 बैकन्स हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ वाज पब्लिश्ड. दिस वर्क इज अ ट्रीटी ऑन मेडिसिन विच लुक्स इनटू द कॉज ऑफ द degeneration of the body and old age, taking into consideration different analysis, theories and experiments to find remedies to prolong life. This book was one of Bacon's most well-regarded works at the time of its publication. तो ये जो बैकन की हिस्ट्री और लाइफ है ये इसका वेल रिगार्डेड वर्क माना जाता है उस टाइम. फिर अ मोर इमेजिनेटिव वर्क इज द न्यू अटलांटिस, प्रोबेबली रिटन एज इट हैपन्स अर्ली इन द माइग्रेशन टू न्यू इंग्लैंड. इट इज़ इनकम्प्लीट स्केच इन द मैनर ऑफ यूटोपिया. तो ये एक तरह से यूटोपिया का एक इनकम्प्लीट स्केच है. ये वर्क कंप्लीट नहीं है, द न्यू अटलांटिस है ना, ये इनकम्प्लीट वर्क है. यूटोपिया क्या होता है कि एक इस तरह की जगह पे जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है. मैनी अदर आइडियल कॉमनवेल्थ. प्लेटोज लॉस्ट Atlantis. Bacon avers is America and the new Atlantis is a wonderful island in the Pacific where the people were all wise and good. तो यूटोपिया क्या है जहाँ पे लोग वाइज हैं और गुड है. न्यू एटलांटिस जो जगह है. द लैंथ्रोन ऑफ दिस किंगडम एंड द नोबलेस्ट फाउंडेशन ऑन अर्थ वाज ए कॉलेज और सोसाइटी कॉल्ड
सोलोमन्स हाउस, उसमें एक सोसाइटी है जिसको क्या नाम दिया गया है, सोलोमन्स हाउस, डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ द वर्क्स एंड क्रिएचर्स ऑफ गॉड। तो ये एक तरह से कि कैसे क्रिएशन हुआ गॉड का, और स्टडी ऑफ वर्क्स एंड क्रिएशन की, गॉड के क्या वर्क हैं, क्या कैसे क्रिएशन हुआ, इसी के बारे में है। इट इज़ थॉट टू हैव प्रोमोटेड द कॉलेज ऑफ फिलोसफी, तो एक तरह से कॉलेज ऑफ फिलोसफी को प्रमोट करता है ये वर्क। इन 1645 विच ग्रू आफ्टर 1660 इनटू द रॉयल सोसाइटी एंड इट इज़ नोन टू हैव इंस्पायर्ड साइंटिफिक सोसाइटी ऑन द कॉन्टिनेंट। Bacon regarded the pursuit of knowledge, irrespective of politics or religion, as useful to the individual and beneficial to the society. He recognized the need for law and rules to proceed from the observation of the human and natural world, rather than attempting to fit these phenomena into preconceived abstract structure. In many respects, he can thus be regarded as one of the leading figure in the development of English thinking. The issue of the time are also reflected in the writing of Richard Hooker. उस टाइम इनसे पहले एक और राइटर थे जिनका नाम था रिचर्ड हुकर, हु रोट वन ऑफ द फर्स्ट मेजर प्रोज क्लासिकल इन मॉडर्न इंग्लिश ऑफ द लॉज ऑफ एक्लियास्टिकल पॉलिटी, पब्लिश्ड इन 1593 एंड 1597 में। बैकन के वर्क तो 16 के आसपास आए थे, इनका वर्क आ गया था 1593 और 97 के बीच में, विद पोस्ट ह्यूमस एडिशन मोर देन हाफ ए सेंचुरी लेटर। द वर्क इज broad-minded and tolerant defense of Anglicanism against Puritan attacks, advocating intellectual liberty as opposed to the dogma of extremists. Hooker's prose affirms a new outlook where Bacon's writing questions traditional concept. तो जो हुकर का था वो तो एक तरह से क्या था कि न्यू आउटलुक था इसमें, और बैकन का था वो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उसको क्वेश्चन कर रहा था। अभी जो भी अजम्पशन है, जो भी कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडिशनल है, इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन। तो फ्रांसिस बैकन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।